मुझे यकीन है कि जो लोग वेटर का काम करते हैं उनका अजीब कस्टमर से पाला पड़ता रहता है। जब मैंने चिपोटले में काम करना शुरू किया मैं 19 साल की थी। हाल ही में हाई स्कूल पास करके निकली, अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए नौकरी की तलाश कर रही थी। मेरे डैड मेरी मदद करना चाहते थे लेकिन मैं ये खुद करना चाहती थी। मैं शुरू से ही एक आत्मनिर्भर लड़की रही हूँ। भारी सर्दी की रात थी। मैं चिपोटले में देर रात वाली शिफ्ट कर रही थी। उस रात मेरे साथ राइडर था जो काउंटर संभाल रहा था और किचन में तमारा काम कर रही थी। रात के करीब 8 बज चुके थे। मैं कस्टमर्स के जाने के बाद टेबल साफ कर रही थी जब मैंने रेस्टोरेंट के बाहर किसी गाड़ी के टायरों की तेज आवाज सुनी। मैंने राइडर की तरफ देखा। वो खिड़की के नजदीक खड़ा था और इसलिए वो मुझसे बेहतर देख सकता था कि बाहर क्या हो रहा है। मैंने उसका चेहरा देखा। वो काफी परेशान लग रहा था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ डकैती होने वाली है, लेकिन फिर राइडर ने बड़ा ही निराश होकर कहा, औरतों को कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, उसने बस बहुत ही तेज गाड़ी की ब्रेक लगाई। खैर, वो आराम से काउंटर की तरफ वापस चला गया और उसने दोबारा देखने के बारे में नहीं सोचा। कुछ और कस्टमर्स भी आ गए और मैं एक एक करके उनसे ऑर्डर लेने लगी। तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और एक औरत अंदर आई। सभी लोगों की तरह उसने भी गर्म कपड़े पहने हुए थे क्योंकि बाहर बर्फ पड़ रही थी। वो अंदर आई। उसने रेस्टोरेंट की सबसे कोने वाली सीट ले ली और अपना सर नीचे कर लिया। मैं राइडर को देखकर फौरन काउंटर की तरफ बढ़ी जो उस औरत को घूर रहा था। हे, इस तरफ घूरना बंद करो। आखिर क्या हो गया है तुम्हें? क्या? नहीं, मैं जानता हूं इसे। हाँ, सही कहा, ये तुम्हारी बीमारी है। तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया की हर औरत को जानते हो। चुप रहो, मैं सच कह रहा हूं। मैंने इसे बाहर देखा था। ये वही है जिसने जोर से गाड़ी की ब्रेक लगाई थी। हे भगवान, तो क्या हुआ? अगर उसने ऐसे किया भी तो इससे ये साबित नहीं होता कि ये पागल है। नहीं, तुम नहीं जानती। मैंने उसे गाड़ी से बाहर निकलकर खुद से बातें करते हुए देखा है। वो अपना सर हिला रही थी और खुद से बातें कर रही थी। शायद उसने थोड़ी ड्रिंक की हुई है और इसी वजह से वो गाड़ी भी अजीब तरीके से चला रही थी। हाँ, शायद तुम बस कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं उस औरत की टेबल पर उसका ऑर्डर लेने गई। इस पूरे समय में वो उसी तरह बैठी रही, बिना हिले, सर नीचे करके, हाथों को अपनी गोद में रखकर। मुझे आते हुए देख वो 1 इंच भी नहीं हिली। चिपोटले में आपका स्वागत है। क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ मैम? कोई हलचल नहीं हुई। मैंने फिर पूछा, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी मैम? फिर कोई जवाब नहीं आया। सर नीचे करके वो एक पुतले की तरह बैठी रही। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद वो बीमार है या फिर उन्हें थोड़ी गहरी नींद लग गई है, इसलिए मैं थोड़ा झुकी और तभी उन्होंने अचानक मेरी ओर देखा जिसकी वजह से मैं बुरी तरह डर गई। क्या है? हाँ नहीं, मैं तो मेरा मतलब है। तुम मेरे ऑर्डर कब लोगी? मैं घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार उनसे ऑर्डर के लिए पूछा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे बहुत ही बुरी तरह बात की। लेकिन मैं एक वेट्रेस हूँ, इसलिए कई तरह के कस्टमर से मेरा पाला पड़ता रहता है। मैं शांत रही और मैंने पूछा, देरी के लिए माफी चाहती हूँ, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी मैम? एक स्टेक टाको, एक बर्रिटो बोल और उसके साथ एक ट्रैक्टर लेमनेड, और ये सब जल्दी लाना। मैं सारी रात यहाँ बैठने नहीं वाली हूँ। जी जरूर, हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं वापस जाने के लिए पीछे मुड़ी और उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, बददिमाग लड़की। मेरा खून खौल उठा। मैं उसे जोर का थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन उसका दिन अच्छा था। मैं तेजी से उसका ऑर्डर लेकर किचन में गई। बिल्कुल बदतमीज। राइडर इस औरत के बारे में सही कह रहा था। कोई काफी गुस्से में दिख रहा है। हमारे यहाँ आज रात एक पागल कस्टमर आया है। टमारा, शांत हो जाओ। हमें ऐसे लोगों से डील करने की ट्रेनिंग दी हुई है। क्या चाहिए उसे? मैंने टमारा को उसके ऑर्डर की स्लिप पकड़ाई और उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं वाटर डिस्पेंसर के पास गई। ग्लास भरते हुए मैंने अपनी आंखों के कोने से उस औरत की तरफ देखा। वो एक स्लॉथ की तरह फिर से उसी पोजीशन पर बैठ गई। कोई इस बात पर यकीन ही नहीं करेगा कि अभी कुछ मिनट पहले ही वो एक पागल गाय की तरह मुझ पर चिल्लाई थी। 2 और कस्टमर अंदर आए, इसलिए मैंने उसे नजरअंदाज किया और उनके पास चली गई। बाहर बर्फ और तेजी से गिरने लगी थी और रात बढ़ने के साथ साथ कस्टमर्स की संख्या कम होने लगी थी। 5 मिनट बाद टमारा ने बेल बजा दी। मैं समझ गई कि उस पागल औरत का खाना तैयार हो चुका है। मैंने उसका खाना उठाया और उसकी टेबल की तरफ जाने लगी। मैं उसके साथ किसी भी तरह की बात को कम से कम रखना चाहती थी, इसलिए मैंने टेबल पर उसका खाना रखा और कहा, अपना खाना एंजॉय कीजिए। और मैम कौन कहेगा? माफ कीजिए, तुम्हें मुझे मैम बोलना चाहिए। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें ये नौकरी कैसे मिली। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका?
वो अचानक अपनी कुर्सी से उठ गई और मेरे चेहरे के करीब आ गई और फिर मुझ पर चिल्लाने लगी। मेरा मतलब ये है कि तुम एक बहुत ही बेकार और बदचलन वेट्रेस हो। क्या बकवास है ये? तुम लड़कियों को लगता है कि दुनिया तुम्हारे पैरों के हील पर घूमती है और तुम्हें कुछ भी हासिल करने के लिए बस खूबसूरत दिखने की जरूरत है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाने आई। उठो शहजादी, अब तुम किसी स्वर्ग में नहीं हो। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी। मुझे रोता हुआ देख राइडर ने काउंटर से चिल्लाकर कहा, अपना काम खत्म करो और निकलो यहाँ से, नहीं तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। उस औरत ने राइडर की तरफ ऐसे देखा जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगी और फिर उसने मेरी तरफ देखकर शैतान भरी मुस्कान दी। वो बैठ गई और बिना एक शब्द अपने मुंह से निकाले खाना खाने लगी। उसने मुझसे माफी नहीं मांगी, लेकिन उसी के साथ साथ पुलिस का नाम सुनकर वो बिल्कुल शांत हो गई। मैंने अपनी आंखें पोंछी और काउंटर की तरफ चली गई। राइडर ने मुझे चुप करवाया और शांत होने को कहा। उसे काउंटर पर आने दो, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। टेली, तुम रो मत। मैं ठीक हूँ, बस बात इतनी सी है कि किसी ने भी कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की। वो मुझे जानती तक नहीं और फिर भी उसने मुझे बच्चलन कहा। वेल, वो एक पागल है। अब इसी बात पर हम इस किस्से को खत्म करते हैं। एक बार जब राइडर ने मुझे शांत करवा दिया, मैंने सोचा कि आज रात के लिए बस इतना काम काफी है। वैसे भी हमारे पास आखिर के 3 कस्टमर्स ही रह गए थे और हमें यकीन था कि इतने बर्फीले तूफान में अब और कोई नहीं आएगा। टमारा ने किचन साफ कर दी और मैं अपनी टिप इकट्ठी करने लगी। आखिर के 3 कस्टमर उस औरत को मिलाकर काउंटर की तरफ पेमेंट करने के लिए बढ़े। राइडर ने उस औरत को इंतजार करवाया इस बहाने से कि उसे एक बार रजिस्टर चेक करने की जरूरत है। वो औरत आराम से काउंटर पर इंतजार करती रही। मैं देख सकती थी कि उसकी आंखें गुस्से से बड़ी हो रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे जैसे वो किसी भी वक्त चिल्ला पड़ेगी। क्या तुम इस तरह अपने कस्टमर्स के साथ बर्ताव करते हो? नहीं, सिर्फ कुछ पागलों के साथ ही मैम। ओह अच्छा। और इसके बाद उसका पागलपन शुरू हो गया। वो अचानक गुस्से में आ गई और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने लगी। उसने पास में पड़ी कुर्सी पर लात मारी और फिर काउंटर पर रखे बोल्स को उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसने काउंटर पर रखे कंप्यूटर पर भी धक्का मारा जो राइडर को जा लगा। उस औरत के इस अजीब बर्ताव को देखकर राइडर को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तुम पुलिस को बुलाना चाहते हो ना? ठीक है, बुलाओ पुलिस को। फिर वो भागते हुए पानी के डिस्पेंसर के पास गई। उसमें आधा पानी भरा हुआ था। उसने उसे उठाया और फिर काउंटर की तरफ वापस भाग कर आ गई। राइडर पर निशाना बनाता हुए उसने वो टब उसकी तरफ फेंका। ठंड भरी उस रात में न सिर्फ राइडर भीग गया, बल्कि उस टब के लगने की वजह से राइडर के चेहरे पर घाव भी बन गया। उस औरत के पीछे खड़े बाकी कस्टमर्स डर के मारे चिल्लाने लगे और उससे दूर हट गए। मैं तुम सबको दिखा दूंगी, कोई भी मुझे धमकी नहीं दे सकता। रेस्टोरेंट की हालत बुरी हो चुकी थी। वो हर चीज पर लात मारकर उसे तोड़ रही थी। टमारा और मैंने पुलिस को फोन कर दिया, लेकिन उस औरत का दिमाग तो किसी और ही दिशा में घूम रहा था। वो उस जगह को तहस नहस कर चुकी थी। जब पुलिस आई और उसे ले जाने लगी, वो एक घायल भेड़िए की तरह घूरने लगी। रेस्टोरेंट के मालिक ने उस पर चार्ज लगाए और उसे जेल करवा दी। मुझे जानकर खुशकिस्मती महसूस होती है कि उस रात उस औरत के पास कोई हथियार नहीं था, वरना भगवान जाने उसने क्या कर दिया होता। मैंने सुना है कि पहली नौकरी का अनुभव काफी उलझन भरा होता है। मेरे साथ भी कुछ अलग नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपनी नौकरी के पहले ही महीने में अपनी जान बस गवा ही दी थी। मेरी नौकरी चिपोटले में लगी थी और मैं इस बात से बहुत खुश था। मुझे मैक्सिकन खाना बहुत पसंद था और वो मेरी मनपसंद जगह थी। मेरी मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू लिया और वो एक बहुत ही अच्छी महिला थी जो मेरा उत्साह देखकर मुझसे बहुत प्रभावित हुई। हालांकि वो गुस्से वाली है, ये बात वो छुपा नहीं पाई। और इस तरह तुम्हें कैश रजिस्टर का इस्तेमाल करना है। क्या तुम्हारा कोई सवाल है जेम्स? जी नहीं मिसेस वेंडी। आराम से बच्चे, घबराहट होना आम बात है। 2-3 कस्टमर से लेने के बाद देखना तुम एकदम ठीक हो जाओगे। शुक्रिया मिस वेंडी। और तुम मुझे सिर्फ वेंडी के नाम से बुला सकते हो, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है वेंडी। अच्छा, तो मुझे अपने भाई के साथ कुछ घंटों के लिए किसी काम से बाहर जाना है। अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम चारा से पूछ सकते हो। ये यहाँ पर कुछ वक्त से है और उसे तुम्हारी मदद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। सही कहा ना चारा? क्या वाकई मुझे करना होगा? तुम भी कभी नहीं थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो वो कितना घबराया हुआ है। ठीक है, मैं मदद कर दूंगी। उसके बाद वेंडी जल्दी जल्दी में कहीं चली गई। चारा मुझे देखकर हंसने लगी। तो क्या तुम्हें वाकई इस नौकरी की इतनी जरूरत थी कि तुम्हें इंटरव्यू देने का नाटक तक करना पड़ा? क्या मतलब है तुम्हारा? कम ऑन, कोई भी चिपोटले में काम करने के लिए उत्साहित नहीं होता। क्यों? ये जगह बहुत अच्छी है और यहाँ का खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। वाओ, तुम वाकई यहाँ काम करने के लिए उत्साहित हो, है ना? हाँ, पूरी तरह से। ये मेरा सपना रहा है जब से मैंने होश संभाला है। मुझे ये जगह बहुत पसंद है।
इतना बड़ा पागल है। वो दिन काफी जल्दी बीत गया और ठीक उसी तरह जैसा वेंडी ने कहा था, जबकि मैंने पहले कस्टमर से बहुत ही डरते हुए और लड़खड़ाती आवाज में बात की। लेकिन आधे दिन तक आते आते मुझ में काफी आत्मविश्वास आ गया था। अब मैं बहुत ही धैर्य के साथ कस्टमर से बात कर रहा था। मैंने अपनी मैनेजर को ज्यादा बार नहीं देखा और बेमन से ही सही पर चारा मुझे हर चीज में मदद करती थी। एक हफ्ते बाद मुझे वहां घर जैसा लगने लगा। ओए पागल, मुझे किचन में जाकर मदद करनी है, मैं अभी आती हूँ। कोई बात नहीं। कुछ वक्त बीत गया और काफी सारे कस्टमर्स आने लगे। मैं जल्दी जल्दी उनके ऑर्डर ले रहा था ताकि किसी को कोई शिकायत ना आए। लेकिन ये सब बदल गया जब एक कस्टमर अंदर आया और लाइन तोड़ते हुए आगे बढ़ा। वो एक लंबा, बदसूरत और पतला आदमी था। वो जिस तरह मुझे घूर रहा था वो देखकर मैं डर गया। बिना आगे के बारे में सोचे उस आदमी ने बड़े ही कठोर शब्दों में मुझसे कहा, टेबल नंबर 8 पर विकल्प 3 ले आओ और अपने बावर्ची से कहना कि जल्दी आ चलाए। सर, आपको अपने ऑर्डर देने के लिए लाइन में लगना होगा और वैसे भी आपको पहले पैसे देने होंगे। क्या कहा तूने? मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन बाकी लोग लाइन में इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात सुन चुके कहीं के। अगर तू अपनी सलामती चाहता है तो 15 मिनट के अंदर अंदर विकल्प 3 लेकर टेबल नंबर 8 पर पहुंच जाना, समझे? नहीं, आप मेरी बात सुनिए सर। आप अभी के अभी यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। हम यहाँ बेइज्जती नहीं सहते। वो आदमी हैरान हो गया। मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वो बस हैरान होकर मेरे मुंह की तरफ देखता रहा और फिर चला गया। मेरी जिंदगी में मुझे कभी इतना हिम्मत वाला होने का एहसास नहीं हुआ। वेंडी ने कहा था कि कभी भी मुझे इस तरह के कस्टमर्स मिले तो मैं चारा को बुला लूं, लेकिन मैं दिखाना चाहता था कि अगर मैं चाहूं तो ऐसे कस्टमर्स को भी संभाल सकता हूं। कुछ मिनट बाद वेंडी रोज के मुकाबले आज जल्दी आ गई और उसने मुझे कैशियर डेस्क से बुलाया। हे जेम्स, क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे ऑफिस में आ सकते हो? मैं वेंडी के पीछे पीछे उसके ऑफिस की तरफ चलने लगा। जैसे ही मैं अंदर घुसा मैं हैरान हो गया। अंदर वही आदमी था जो मुझे पहले मिला था। वो दीवार से सट कर मुझे ऊपर से नीचे देख रहा था। वेंडी ने मेरी तरफ देखकर कुर्सी की ओर इशारा किया और मुझे बैठने को कहा। हाँ, ये वही है। शुक्र है, मुझे लगा कि शायद ये कोई और होगा। मैं इस लड़के को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक मिनट, क्या यही है बच्चा प्लूस? द वन एंड ओनली। क्या? तुमसे मिलकर अच्छा लगा बच्चे, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं। कौन हो तुम? बिना एक और शब्द कहे वो आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे मेरे बालों से पकड़ लिया और जबरदस्ती धीरे धीरे मेरा सर टेबल की ओर झुकाने लगा। इसी के बीच वेंडी ने अपनी सिगरेट जलाई और दीवार के साथ सट कर उसका आनंद लेने लगी। तुम्हें कस्टमर के साथ और इज्जत से बात करना सीखना होगा बच्चे। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा पाला किससे पड़ जाए। बंद करो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। अरे भाई, क्या तुम जानते हो कि इस चूजे का मनपसंदीदा खाना मिर्ची है? ये बेवकूफ इस जगह से प्यार करता है। ओह, ये तो बहुत ही मजेदार बात है। मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम्हें चिपोटले इतना ही पसंद है ना, तो तुम जितनी मिर्ची खा सकते हो आज खाओगे। बेन, क्या तुम अपने कुक से पूछ सकती हो कि क्या आज बुफे लगा है? क्या वाकई सीजर? दोबारा? चिंता मत करो यार, मैं गंदगी साफ करवा दूंगा। जो भी है, मैं घर जा रही हूँ। हमको मेरा हाय कहना। वो तुमसे नफरत करती है। बाय सीजर। बाय जेम्स। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की। मैं नहीं जानता था कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। इसके जवाब में उस आदमी ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और मेरे सर पर रख दी। मेरी बात सुन, अगर अब से लेकर रात के खत्म होने तक तूने अपने मुंह से एक भी शब्द निकाला तो ना सिर्फ मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा, बल्कि तेरे घर वालों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं सिर्फ चुपचाप रो सकता था। कुछ वक्त बाद चारा एक प्लेट में मिर्चियां लेकर आई और मुझे इस हालत में देखने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाई। ये तेरा मनपसंद खाना है ना, तो चल खा इसे अब। बिना कुछ कहे, इससे डर में कि वो मुझे गोली न मार दे, मैं चुपचाप उसकी बात मानकर जल्दी जल्दी खाने लगा। जब जब भी मैं धीरे हो जाता, मेरे सर पर रखी वो बंदूक मेरे और नजदीक आ जाती। जैसे ही मैंने वो मिर्चियां खत्म की, अगली प्लेट मेरा इंतजार कर रही थी और मैंने वो भी खाई। कुछ मिनट बीत गए और मैं बस खाता ही रहा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना नहीं खाया था, लेकिन मेरे सर पर रखी बंदूक ने उस वक्त हालात बदल दिए थे। और तब तक वो आदमी बहुत ही सब्र के साथ मुझे देखता रहा और मुस्कुराता रहा। उसे मेरा पेट बढ़ता देख मजा आ रहा था। कुछ वक्त बाद मेरी बस हो गई और मैंने उल्टी कर दी। उस उल्टी का रंग नारंगी था और उसमें मिर्ची के कण थे। खाने के मसाले मेरे गले तक आ गए, जिसकी वजह से मुझे और भी ज्यादा प्यास लगने लगी, लेकिन मेरे पास पानी भी नहीं था।
तुझे क्या लगता है कि तू क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई खाना खराब करने की? खा ये सब। उस आदमी ने मुझे धक्का दिया और मुझे जमीन पर गिरा दिया और मुझे अपनी उल्टी का एक एक कण खाने के लिए मजबूर करने लगा। एक बार को तो उस घिन की वजह से मुझे दोबारा उल्टी हो गई, लेकिन मैंने उसे जल्द से जल्द खा लिया ताकि वो आदमी मुझे गोली न मार दे। और वो आदमी ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। जब मैंने दोबारा मिर्ची खाना शुरू किया तो मेरी बस हो चुकी थी। मुझे लगने लगा कि अगर मैं गोली खाकर नहीं मरा तो फट के जरूर मर जाऊंगा। जो भी मेरे मुंह के अंदर गया था वो बाहर निकल गया और उसे दोबारा खाने के लिए मैं इतना उतावला था कि कहीं वो आदमी मुझे गोली न मार दे। कुछ मिनट बाद उस आदमी ने अपनी घड़ी देखी और मुझे उठाकर कुर्सी से बांध दिया और कहा, आज काफी मजा आया बच्चे, लेकिन अब रेस्टोरेंट के बंद होने का वक्त हो गया। उम्मीद करता हूँ कि तुझे यहाँ रात बिताने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे पास उसके जवाब देने की ताकत नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर रहा हूँ। वेल, मुझे लगता है कि तुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए इस जगह का ख्याल रखना बच्चे। मुझे बंधा हुआ छोड़कर लाइट्स और दरवाजा बंद करके वो आदमी वहां से चला गया। करीब 1 घंटा बीत गया और मुझे नींद आने लगी। मुझे अपनी कमर के बाएं तरफ बहुत जोर से दर्द होना शुरू हो गया, जो पूरे शरीर में फैल गया। मैं वापस से उल्टी करना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर उसके लिए भी ताकत नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी उल्टी की वजह से ही दम तोड़ दूंगा। मैं धीरे धीरे अपना शरीर छोड़ने लगा और मेरे सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। जैसे ही मैं होश खोने लगा, मुझे शारा आती हुई नजर आई। वो जल्दी में दरवाजे से निकलकर मेरे पास आने लगी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मैंने अपनी आंख खोली तो मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें इमरजेंसी में मेरी सर्जरी करनी पड़ी, क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा खा लिया था कि मेरा पेट बुरी तरह से भर चुका था कि मैं बस दम तोड़ने ही वाला था। उन्होंने नहीं देखा कि मुझे हॉस्पिटल में कौन लेकर आया था, लेकिन जो भी लाया था वो मेरे साथ अंदर नहीं आया। मुझे लगता है कि वो शारा अपने परिवार को परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। मैं फिर कभी चिपोटले नहीं गया। मेरे ऑपरेशन के बाद मुझे काफी धमकी भरे फोन आने लगे, लेकिन क्योंकि मैं पुलिस के पास नहीं गया तो वो फोन आने भी बंद हो गए। मैं हमेशा से ही चारा को मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया करना चाहता था, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं उसे मुसीबत में नहीं डालूंगा। इन हालातों में जो सबसे सही चीज मैं कर सकता हूँ वो ये है कि मैं चुप रहूं, शुक्रगुजार रहूं कि मैं जिंदा हूं और दोबारा फिर कभी चिपोटले ना चाहूं। मेरे पोते ने कुछ महीने पहले मुझे IMR स्केरी टेल्स के बारे में बताया। कुछ समय तक इनकी वीडियोस देखने के बाद मुझे लगा कि मैं भी अपने साथ हुई एक घटना के बारे में इन्हें बता सकती हूँ। मेरा नाम रूबी लर्मन है। मैं 63 साल की हूँ और फ्लोरिडा में रहती हूँ। मेरे पति की मौत 4 साल पहले हुई, इसलिए अब मैं अकेली ही रहती हूँ। मैं उन कुछ बूढ़े लोगों में से हूँ जो उम्र बढ़ने की वजह से अपनी जिंदगी को बोरियत भरी बनाने में विश्वास नहीं रखते। ये घटना 2 दिन पहले हुई जब मैं फिल्म देखने गई हुई थी। फिल्म रात के करीब 8:30 बजे खत्म हुई। मैं खाली सड़क पर गाड़ी चलाते हुए ये सोच रही थी कि आज रात का खाना कहाँ खाऊं, और तभी मैंने सड़क के दूसरी ओर चिपोटले का एक रेस्टोरेंट देखा। मैंने आज से पहले कभी भी मैक्सिकन खाना नहीं खाया था, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी लगाई और उसे ट्राई करने चली गई। चिपोटले का आउटलेट इस जगह पर कुछ हफ्तों से है। पार्किंग एरिया में बहुत ही कम गाड़ियां लगी हुई थी। जैसे ही मैं रेस्टोरेंट के अंदर घुसी, मैं ये देखकर हैरान हो गई कि रात के इस वक्त पर भी ये इतना खाली था। 2 ट्रक चालक कोने की एक टेबल पर बैठकर खा रहे थे। रेस्टोरेंट के बीचों बीच एक आदमी लाल रंग की मिर्ची वाले कपड़े पहने बैठा हुआ था। उसके कपड़े देखकर मुझे हंसी आ गई और उसने फौरन मुझे देख लिया। हमने शर्मिंदगी में एक दूसरे को देखा। जैसे ही हमारी आंखें मिली, वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया। ये सोचकर कि वो शायद पोलाइट हो रहा है, मैं भी उसे देखकर मुस्कुराई। फिर मैं काउंटर पर अपना ऑर्डर देने चली गई। काउंटर पर खड़े लड़के ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे अपने काम में कोई दिलचस्पी ना हो, और फिर कहा, चिपोटले में आपका स्वागत है, क्या ऑर्डर करना चाहेंगी आप? हाय, मैं एक चिकन बरीटो बोल लूंगी और साथ में एक बेरी अगवा फ्रेस्का। हमारे पास बेरी नहीं है, हम आपको मैंडरिन दे सकते हैं। ठीक है, चलेगा, आप जाकर बैठिए, खाना आपकी टेबल पर आ जाएगा। मैं जाकर बैठने लगी और मैंने देखा कि दोनों ट्रक चालक रेस्टोरेंट से बाहर जा रहे थे। अब वहां सिर्फ मैं और चिपोटले का मैस्कॉट ही था। मुझे अपने खाने का इंतजार करते देख वो आदमी अपनी जगह से उठा और मेरी टेबल तक आ गया। वो काफी लंबा था और उसकी उल्लू जैसी बड़ी बड़ी आंखें थी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुझे लग रहा है कि आपको भी मेरी तरह अकेला खाना पसंद है, हाँ? हाँ, अब आदत सी हो गई है। अकेलापन हमेशा के लिए साथी बन जाता है जब आप बूढ़े हो जाते हो। लेकिन मैं हूं आपके लिए यहाँ। जब तक आप अपना खाना खत्म करेंगी मैं आपके साथ दूंगा, अगर आप चाहें तो।
शायद आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे जमाने में हमें सिखाया गया था कि अगर कोई आपके साथ अच्छे से बात करे तो आप भी उसे अच्छे से ही जवाब दें, बिना उनकी नीयत पर शक किए। मैं जानती हूँ कि यह काफी रिस्की हो सकता है, लेकिन मुझे इसी तरह बड़ा किया गया है। इसलिए मेरी विनम्र सोच ने कहा कि किसी से बात करने से क्या ही गलत हो जाएगा। वैसे भी मैं अकेले बैठकर ही खाने वाली थी। हाँ बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे वाह, आप बहुत अच्छी हैं। उस आदमी ने दूसरी टेबल से एक कुर्सी खींची और मेरे सामने बैठ गया। उसकी अजीब सी मिर्ची वाले कपड़ों में उसे बैठने में तकलीफ तो हुई, लेकिन उसने किसी तरह काम चला लिया। मुझे उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लग रहा था, लेकिन वो मुझसे तो छोटा ही लग रहा था। तो तुम चिपोटले में कब से काम कर रहे हो? ज्यादा वक्त से नहीं, मैं हमेशा से ही चिपोटले का मैस्कॉट बनना चाहता था। क्या वाकई? हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि ये कपड़े कितने शानदार हैं? मेरा मतलब है, देखो इस लाल मिर्ची को जो मैंने पहनी है, मुझे यकीन है कि कोई भी इस फैशन को मात नहीं दे सकता। हाँ बिल्कुल, तुम बहुत मजाकिया हो। क्या? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें ये कपड़े जरूर ट्राई करने चाहिए ग्रैंडमा, तभी तुम्हें पता चलेगा। हालांकि मैं बड़ी थी, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि इस आदमी की ग्रैंडमा लगूं। लेकिन उसकी इस घटिया टिप्पणी पर ज्यादा ध्यान न देते हुए मैं चुप रही। मेरा खाना आ चुका था और मैंने उसे खाना शुरू कर दिया। जब मैं खा रही थी तो वो आदमी मुझे लगातार देखे जा रहा था। मेरे हर निवाले पर उसकी नजर थी और मुझे देखते हुए वो अजीब ढंग से मुस्कुरा भी रहा था। मुझे खाने पर ध्यान लगाए देख उसने कहा, तुम्हें काफी भूख लगी है ना? हाँ, रात का खाने का वक्त है ना। माफ करना, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। मेरा नाम कैम है। इस जगह के कान और आंखें। मेरा नाम रूबी है। तो रूबी, क्या तुम सिंगल हो? क्या मैंने तुम्हें बताया कि मुझे बड़ी उम्र की औरतें पसंद हैं? अब वो आदमी सीधी तरह बदतमीजी करने लगा था और मैंने सोचा कि क्या गलती कर दी मैंने उसे अपने साथ बैठकर बात करने के लिए कहने को। किसी भी तरह की मुसीबत से बचने के लिए मैंने उसे कहा, मुझे अपना समय देने के लिए शुक्रिया कैम, लेकिन मुझे अपने से कम उम्र वाले आदमियों में कोई दिलचस्पी नहीं। अरे कम ऑन, ये शायद तुम्हारे साथ इस उम्र में हो रही सबसे बढ़िया चीज है। इस मौके का फायदा उठाओ रूबी। वो धीरे से मेरी तरफ झुका और उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मैं उसकी हिम्मत देखकर हैरान थी। मैंने अपना हाथ उससे दूर हटाया और कहा, मुझे लगता है कि आज रात के लिए मुझे काफी कंपनी मिल चुकी है। बेहतर होगा अगर मैं अपना डिनर अकेले ही खत्म करूं। मैं वापस अपना खाना खाने लगी। मुझे लगा कि मेरे साफ शब्द उसे समझ आ गए होंगे और अब वो वहां से चला जाएगा, लेकिन काश मुझे पता होता कि आजकल के ढीठ लोग इतनी आसानी से नहीं मानते। वो गुस्से भरे चेहरे के साथ अपनी कुर्सी से उठा और फिर बड़ी सी मुस्कान देकर उसने कहा, ऐसा मत करो रूबी, हम बस दोस्त बन रहे थे। देखो 6 फीट की सड़ी हुई मिर्ची, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बनना चाहती, इसलिए मेरा पीछा छोड़ो। समझ में आई बात? साफ साफ रूबी। और मुझे रूबी बुलाना बंद करो बेवकूफ। हालांकि मैं उसे बुरी तरह बेइज्जत कर चुकी थी, लेकिन वो फिर भी नहीं गया था। वो बस वहां खड़ा रहा और अपनी घटिया आंखों से मुझे देखता रहा। तुम्हारी दिक्कत क्या है? मैं बस सोच रहा था कि क्या सोच रहे थे तुम? मैंने तुम्हें कहा ना, मैं सोच रहा था कि तुम अपने जमाने में कितनी तीखी रही होगी। क्या कहा तुमने? अपने खाने का मजा लो ग्रैंडमा। ऐसा कहकर उसने मेरी टेबल को झटका दिया और खाना टेबल पर बिखर गया, जिसकी वजह से सब गंदा हो गया। उस वक्त तक मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैं अपनी कुर्सी से उठी और उस आदमी की शिकायत करने के लिए गई। मुझे काउंटर की तरफ जाता देख वो आदमी फौरन रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। मैंने चिपोटले के कर्मचारी को बुलाया जो रसोई में व्यस्त था। हेलो, कोई है? क्या हुआ? वो आदमी बहुत ही बदतमीज है। अब कैसे इस तरह के आदमी को नौकरी पर रख सकते हैं? इसलिए इस जगह पर कोई कस्टमर नहीं आता। एक मिनट, आप क्या कह रही हैं? आपके बदतमीज मैस्कॉट को बुजुर्गों से बात करने की तमीज नहीं है। आपका मैनेजर कहाँ है? मुझे इस आदमी की शिकायत करनी है। लेकिन हमने कोई मैस्कॉट नहीं रखा है। वो आदमी अपने आप आया था। हमारे रेस्टोरेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। ओह माय गॉड! मैंने घबराते हुए पास में रखी कुर्सी को पकड़ लिया तो ये आदमी ना सिर्फ बदतमीज बल्कि झूठा भी था। ये सोचकर कि उस आदमी ने उन्हीं चिपोटले मैस्कॉट की ड्रेस पहनी हुई थी और वो यहाँ आकर बड़ी उम्र की औरतों को अपने साथ ले जाता है, मेरी रूह कांप उठी। मैं अपना खाना खत्म नहीं कर पाई और कांपते पैरों से रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। तब तक 10 बज चुके थे। जहां तक मेरी आंखें जा सकती थी मैंने देखा, लेकिन वो आदमी मुझे कहीं नहीं दिखा। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ी और जैसे ही मैंने ड्राइवर की तरफ वाली खिड़की की ओर देखा,
मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। खिड़की टूटी हुई थी, सीट पर टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े थे और नीले रंग का गंदा अंडरवेयर स्टीयरिंग व्हील पर चढ़ा हुआ था। और तभी मैंने सड़क की दूसरी ओर से किसी के हंसने की आवाज सुनी। ये वही पागल आदमी था। वो सड़क की दूसरी ओर खड़ा था और मुझे देखकर हंसते हुए हाथ हिला रहा था। अब बस बहुत हुआ साइको। मैंने अपना फोन निकाला और 911 पर डायल किया। मैं इस गंदी अंडरवेयर के साथ घर जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे पता चल गया कि मैं पुलिस को फोन कर रही हूं, इसलिए उसने मुझे आवाज लगाई। रूबी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मेरी जान। ऐसा कहते हुए उसने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी लंबी जीभ निकालकर उसे चाटने लगा। जिस तरह से उसने इस घटिया हरकत को अंजाम दिया, वो भी मुझे देखते हुए मुझे बहुत ही गंदा महसूस हुआ। मैं वहीं एक गड्ढा खोद कर उसमें दफने होना चाहती थी। उसके बाद वो जंगलों में कहीं गुम हो गया। जब पुलिस वहां आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था, मैं बुरी तरह से सदमे में थी। मेरी उम्र की औरतें कम उम्र के लड़कों से छेड़छाड़ और प्रताड़ित होने की उम्मीद नहीं रखती, लेकिन फिर भी उस रात उस आदमी ने अपने शब्दों और हरकतों से मेरा शोषण किया था। पुलिस ने मेरी शिकायत दर्ज कर ली। उन्होंने चिपोटले रेस्टोरेंट के अंदर की सीसीटीवी फुटेज भी ले ली थी ताकि वो उस आदमी की ठीक से शिनाख्त कर सके। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए।